Yes, good evening everyone. Today we're going to start with valuation rules का क्वेश्चन बैंक. ये क्वेश्चन बैंक स्पेसिफिकली वैल्यूएशन रूल का है. वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन बैंक मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है. अपन ने जैसे ही वैल्यू ऑफ सप्लाई खत्म किया था उसके बाद अपन ने क्वेश्चन बैंक कर लिया था. ठीक है. अब एक चीज और बताना चाहता हूँ. वैल्यू ऑफ सप्लाई में मैंने कुछ 2-3 अच्छे क्वेश्चंस ऐड करे हैं जो मैंने डिस्कस नहीं करे, क्योंकि अगेन उससे रिलेटेड चीजें या उससे रिलेटेड पॉइंट्स अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे. तो आखिरी के 2-3 क्वेश्चंस आप खुद से बना लीजिएगा. ठीक है. कहीं आप अटकोगे नहीं, क्योंकि डिटेल में उसका सॉल्यूशन मैंने दे रखा है. ओके, चलिए अब क्वेश्चन 1 पे आते हैं. ये क्वेश्चन 1 रूल 30 के बेसिस पे है. अब रूल 30 के 5-6 अलग अलग क्वेश्चंस थे जो इंस्टीट्यूट ने अपने मैट में दे रखे थे, जिसमें से 2 क्वेश्चंस मैंने एज इट इज आपको कंसेप्ट नोट्स में पढ़ा रखे हैं. यहाँ पे बचे हुए 4 क्वेश्चंस को जो ड्यूप्लीकेशंस है वो हटा के जो भी अनकॉमन पॉइंट्स है वो सारे के सारे यहाँ पे मैंने एक ही क्वेश्चन में कंबाइन करके दे रखा है. इसीलिए इसके सोर्स का भी नाम है कंबाइंड क्वेश्चन ऑफ सीएमए फाइनल स्टडी मटेरियल. ठीक है. ये नाम राजा एंड कंपनी है, डजंट मैटर, किसी एक क्वेश्चन में होगा इसलिए डाल दिया है. यहाँ पे अपन देखने वाले हैं रूल 30 के हिसाब से सीओपी कैसे निकालना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालना है. क्योंकि रूल 30 कहता था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 110% आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा. याद रखिएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के हिसाब से निकलेगी. ठीक है. अब नीचे है ना, मैंने यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 का आपको थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट दे रखा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 क्या क्या बोलता है. पहले अपन वो देख लेते हैं. एज पर CAS 4, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंक्लूड्स ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, लोकल टैक्सेस, इंश्योरेंस, कमीशन, फीस एंड अदर प्रोक्योरमेंट एक्सपेंसेस. मतलब कोई भी प्रोक्योरमेंट एक्सपेंस, प्रोक्योरमेंट मतलब आइटम को खरीदने के लिए अगर मेरा कुछ खर्चा हुआ है तो वो कॉस्ट ऑफ एसेट में या कॉस्ट ऑफ आइटम एक्विजिशन की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा. बराबर है. ये तो मैंने आपको बचपन में याद करवा दिया है. एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड टिल द एसेट इज रेडी टू यूज शैल बी एडेड टू कॉस्ट ऑफ एसेट. बराबर है. However, GST element will not be considered for determining cost of acquisition. मतलब हमको जो कॉस्ट में GST लग के आ रहा है उसका इंक्लूजन नहीं करना है, क्योंकि उसका क्रेडिट मिल जा रहा है. अगर ITC नहीं मिला उसका तो वो कॉस्ट में इंक्लूड होता है. ITC मिलता है तो कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता. जैसे 1,18,000 का मटेरियल आया है, उसमें से 18,000 का आपने ITC ले लिया है, क्योंकि परचेस है, परचेस पे ही तो ITC लेते हैं. कल ही शुरू होने वाला है अपना, ये कल ही होने वाला है. ठीक है. तो अगर GST लगे हुआ है तो GST को कॉस्ट में इंक्लूड मत करना. अगर ITC अवेलेबल है तो, अगर ITC नहीं लिया है आपने तो फिर GST को इंक्लूड करते हैं. डन. ओके. अब देखिए आगे क्या बोलता है. आइटम्स लाइक मटेरियल, मटेरियल डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, ये मटेरियल के बारे में लिख दिया. फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड भी लिखा रहता है कभी कभी. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन. इसके अंदर है ना, हमेशा याद रखना आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का अमाउंट दिया रहेगा. जैसे 2 लाख है, ब्रैकेट में लिखा रहेगा इसमें से 50% प्रोडक्शन रिलेटेड है, तो अपन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सिर्फ 50% लेंगे. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड पूरा नहीं लेना है, सिर्फ उतना ही लेना है जितना प्रोडक्शन से रिलेटेड है. क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट ये भी आएगा, इसको भी लेना है. रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट भी लेना है, ये इंक्लूड होता है एज पर CAS 4. इनडायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन जैसे कंज्यूमेबल, ल्यूब्रिकेंट्स, टूल्स, ये भी इंक्लूड होता है. ठीक है. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन में क्या क्या आता है? प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन अकाउंटिंग, ये सारी चीजें आती है. नॉन प्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, जैसे HR है, लीगल मैटर्स है, फाइनेंस का जो पैसा लगा है, उनको एक्सक्लूड करना है. एबनॉर्मल लॉसेस, वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम्स, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, इनको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करा गया है. ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं आता. ये मैंने पूरा का पूरा CAS 4 का एक्सट्रैक्ट आपको दे दिया जो आपको क्वेश्चन बनाने के लिए काम आएगा. ठीक है. चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे. डायरेक्ट मटेरियल कितने का है? 944. ये इंक्लूसिव ऑफ GST है, तो भैया मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसका एक्सक्लूसिव निकालना पड़ेगा. 944 डिवाइडेड बाय
कितना लगा है जीएसटी 18%, तो ये 118 से डिवाइड करना पड़ेगा, 118%, तो ये आ जाएगा 800। ठीक है, 800 का डायरेक्ट मटेरियल हो गया, प्लस डायरेक्ट वेजेस एंड सैलरीज कितना है 250, ये भी आ जाएगा। अब डायरेक्ट वेजेस एंड सैलरी मैंने करे हुआ है, बुक में डायरेक्ट वेजेस दिया होगा एक क्वेश्चन में सैलरी दिया होगा, तो भैया दोनों भी आ जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली ये सैलरी जब बोली है तो इट मीन सैलरी रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ठीक है, ऑफिस वाले जो स्टाफ है उनकी सैलरी है तो उसको नहीं इंक्लूड करना है। ओके, हाँ। अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस 100 रुपए, ये भी लेना है। इनडायरेक्ट मटेरियल 75 रुपीज, ये भी लेना है। फैक्ट्री ओवरहेड्स या वर्क्स ओवरहेड 350, ये भी लेना है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, देखो क्या लिखा है, 25% रिलेटिंग टू प्रोडक्शन कैपेसिटी, इसमें से 25% प्रोडक्शन का है। 100 रुपए का एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, उसमें से 25 रुपए क्या है, प्रोडक्शन रिलेटेड है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस नहीं लेना है। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट लेना है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट लेना है 25 रुपए। ठीक है, R&D नहीं लेना है, अरे लेना है R&D लेना है सर, हाँ बराबर। ठीक है, एबनॉर्मल लॉसेस नहीं लेना है। PRS कंपेंसेशन नहीं लेना है। सेल ऑफ स्क्रैप रियलाइज्ड 20 रुपए माइनस करना है। अब इन्होंने जो प्रॉफिट मार्जिन लिया है 15% ले रखा है, बट हम हमारे रूल 30 के हिसाब से 10% का मार्जिन लेंगे, तो सबका ऐड करो, 800 प्लस 250 प्लस 100 प्लस 75 प्लस 350 प्लस 25 प्लस अगेन 25 प्लस 20 माइनस 20, 1625 हो गया ये मेरा। ये भी इनका भी 1625 आया, हाँ बिल्कुल, प्लस 10% 1787.5, ये आंसर सही है। डन है। अब देखो आपने अगर देखा होगा ना, मैं क्या कर रहा था, मैं जो मैंने कैलकुलेटर पे डाल दिया ना, वो यहाँ पे राइट टिक कर रहा था और लेफ्ट हैंड से कैलकुलेटर यूज कर रहा था। मैंने तुमको फाउंडेशन में बताया, अगर आप मेरे से फाउंडेशन नहीं पढ़े हो तो अलग बात है, बट मैं बच्चों को फाउंडेशन से बताता हूं कि लेफ्ट हैंड से कैलकुलेटर यूज करो और राइट हैंड से पेन टिक करो या पेन यूज करो। क्यों? देखो ये वक्त कैसा रहता अपना, वो जो 3 घंटे रहते ना, उसमें फटी पड़ी रहती है इंसान की, भाई होश नहीं रहता अपने को। तो ऐसी सिली मिस्टेक्स अपन कर सकते हैं ना, कि एक आइटम को 2 बार ले लिया या एक आइटम छूट गया, तो भैया मैं क्या कर रहा हूं, जो आइटम मैंने यहां पे टाइप करा है वो राइट टिक कर ले रहा हूं। अब इसमें मेरा टाइम नहीं जा रहा है। कोई बंदा अगर राइट हैंड से ही कैलकुलेटर यूज कर रहा है ना, वो टिक करेगा, फिर यहां पे टाइप करेगा। कुछ लोग ये वाले फिंगर से भी कैलकुलेटर की बटनें दबा देते हैं, वो ठीक है, बट उसमें फिर पेन की दिक्कत हो जाती है। तो भैया लेफ्ट हैंड से कैलकुलेटर यूज करो, राइट हैंड से लिखो और टिक करते चलो ताकि कुछ छूटे ना। सर क्या छूटने वाला है? अरे भाई यही छूटने वाला है। और पेपर में, अब यहां पे तो खैर अपन डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, पेपर में तो आपको प्रेजेंट भी करना पड़ेगा, तो जैसे जैसे ये यहाँ पे डाला है, आपको ये क्वेश्चन में तो बताइए ना कि डायरेक्ट अमाउंट निकालना है, तो आप पहली कैलकुलेटर पे टाइप करते चलो, कोई दिक्कत नहीं होगा उससे आपको। ठीक है, चलो डन। सेकेंड क्वेश्चन, अब ये सेकेंड वाला क्वेश्चन है ना, बेसिकली दिस इज नॉट रिलेटेड टू वैल्यूएशन बट इट इज रिलेटेड टू वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई से रिलेटेड है, बट मेरे को लगा कि ये डालना चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ सप्लाई बताइए एंड जीएसटी लाइबिलिटी टू बी कलेक्टेड एंड पेड बाय द ओनर विथ फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ये जो ओनर है वो देने वाला है जीएसटी। ठीक है, कमर्शियल बिल्डिंग को रेंट पे दिया, ये रेंट जीएसटी में आता, 18 लाख आएगा। सेकेंड पॉइंट देखो, मेंटेनेंस चार्जेस कलेक्टेड बाय लोकल सोसाइटी फ्रॉम द ओनर एंड रीएम्बर्स्ड बाय द टेनेंट। अब ये समझिए, इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूं क्या सिनारियो है। मान के लो मैं ओनर हूं और मैंने आपको अपनी दुकान, कमर्शियल बिल्डिंग, शॉप, ऑफिस रेंट पे दे रखा है। ठीक है, अब अगेन जैसे अभी ये मेरा ऑफिस है, ये भी किसी कमर्शियल बिल्डिंग में है, तो इसकी भी सोसाइटी बनी हुई है, तो सोसाइटी को मेंटेनेंस वगैरह देना पड़ता है। अब समझिए मैंने आपसे रेंट लिया 18 लाख रुपए का, ये साल भर का रेंट होगा, बड़ी दुकान है। ठीक है, पॉश लोकेलिटी में साल भर का 18 लाख का रेंट लिया। अब हकीकत में जितना रेंट मैंने आपसे लिया ना, उस पर जीएसटी लगता है, बराबर है।
ये मैंने आपको बचपन में ही बता दिया था। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपसे अलग अलग नाम से पैसे लूंगा। जैसे रेंट में मेंटेनेंस इंक्लूडेड होना चाहिए, और अगर मेंटेनेंस मैं अलग से आपसे ले रहा हूं तो वो मेंटेनेंस क्यों लिया मैंने? अगर मेंटेनेंस मैं अलग से आपसे ले रहा हूं, जैसे यहाँ पे देखिए ना, मेंटेनेंस मेरे से, मैं ओनर हूं, आप मेरे टेनेंट हो, मेरे को सोसाइटी ने मेंटेनेंस का अमाउंट लगाया 2.5 लाख रुपए का, मैंने सोसाइटी को पे करा और आपसे रिकवर करा। अब मैंने आपको सर्विस दिया है, कौन सी? रेंटिंग की, रेंटिंग ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग की सर्विस दिया है, और उसी सर्विस से रिलेटेड ये है, उसका ही ये एंसिलरी सप्लाई है। मैंने आपको मेंटेनेंस का कोई अलग से सर्विस थोड़ी दिया जिसके अलग से चार्जेस ले रहा हूं। तो ये 2.5 लाख रुपए रेंट में इंक्लूड होने चाहिए थे। अगर मैंने ऐसा करा है कि रेंट अलग बताया और मेंटेनेंस का अलग नाम से ले रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मेंटेनेंस अलग से सर्विस है, ये मेंटेनेंस रेंटिंग के साथ की ही सर्विस है। देखो, अगर मेंटेनेंस मैं अपने जेब से देता था, मतलब आपसे मैंने 18 लाख का रेंट लिया और 2.5 लाख का मेंटेनेंस मैं अपने जेब से देता था, तो फिर 18 लाख पे ही जीएसटी लगता था, क्योंकि रेंट कितना है? 18 लाख ही है। बट अगर मैंने आपसे 18 लाख का रेंट लिया प्लस 2.5 लाख रुपए मैं आपसे मेंटेनेंस के नाम से ले रहा हूं, तो पूरे 20,50,000 पे जीएसटी लगना चाहिए, क्योंकि मैं आपसे टोटल कितना ले रहा हूं? 2.5 लाख। ये 2.5 लाख मैंने आपसे महीने पहले अपने जेब से भर दिया और बाद में आपसे वसूल करे ना, तो ये मेंटेनेंस का अमाउंट अगर अलग से चार्ज करा है तो भैया वैल्यू ऑफ सप्लाई में आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? ओनर इंटेंड्स टू चार्ज जीएसटी ऑन रिफंडेबल एडवांस। अरे यार, ये गलत है। रिफंडेबल एडवांस ये डिपॉजिट है, रिफंडेबल है डिपॉजिट, तो उस पर जीएसटी नहीं लगता भैया। ये नहीं 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 नहीं, 6 लाख पे मत चार्ज करो, बराबर है। हाँ, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर। अब मेरी सर्विस है, अब ये म्युनिसिपल टैक्सेस ऑब्वियसली मैंने पे करे हैं, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ क्लैरिटी दे नहीं रखी है कि ये मैंने आपसे लिए हैं कि मैंने अपने जेब से पे करे। देखो, अभी तक अपना क्या है कि 18 लाख आएगा और 2.5 लाख आएगा, मतलब अभी तक पूरा वैल्यू ऑफ सप्लाई 20,50,000 है। ठीक है, अब ये म्युनिसिपल टैक्सेस ये जो बिल्डिंग पे लग रहे हैं, अगर मैंने आपसे लिए है ये और फिर दिए है, तो वो भी ऐड हो जाएगा म्युनिसिपल टैक्सेस। अरे, वैल्यू ऑफ सप्लाई जो मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, वैल्यू ऑफ सप्लाई में टैक्सेस इंक्लूड होते हैं? होते नहीं होते? होते। प्लस अगर ये 3 लाख रुपए ये 18 लाख में इंक्लूडेड है, तो फिर वापस से इंक्लूड नहीं होगा। देखो, इस पर ये तो पक्का है आपको कि इस पर जीएसटी लगता, मतलब ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होना चाहिए, ये पक्का है। यहां पे किसी को दिक्कत है? यहां पे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये म्युनिसिपल टैक्सेस पे जीएसटी लगता। अब अगर ये म्युनिसिपल टैक्सेस इस 18 लाख में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, मतलब मैंने आपसे म्युनिसिपल टैक्सेस अलग से चार्ज नहीं किया है, तो इन दैट केस ये म्युनिसिपल टैक्सेस के सामने 0 लिखना पड़ेगा। बट यहां पे अजम्पशन लिया है कि अगर चार्ज करा है टेनेंट से तो इंक्लूड करना है। अब ये आंसर मॉड्यूल में दे रखा है आपके, तो मैं ये मान के चला कि इन्होंने ये अज्यूम करा है कि ये टेनेंट से अलग से चार्ज करा है, इसलिए वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो गया। वैल्यू ऑफ सप्लाई आ गई 23,50,000। ठीक है, अब सर ऐसा अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, तो बेटा अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया ना, तो वहां पे म्युनिसिपल टैक्सेस के बारे में बताया रहेगा कि सेपरेटली टेनेंट से कलेक्ट किया है या ओनर ने खुद ने दिया है, जो कि ये रेंट में इंक्लूडेड था। टेंशन मत लो। अब सर यहां क्यों नहीं दे रखा है? क्योंकि ये इल्यूस्ट्रेशंस है, ये इल्यूस्ट्रेशंस है जो कॉन्सेप्ट के नीचे वाले रहते हैं उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। तो वो कॉन्सेप्ट अगर कुछ और बताना चाह रहा है, जो चीज बताना चाह रहा है वो ऑलरेडी बता दिया है, अपन ने इसको क्या कहते हैं अलग से क्वेश्चन बनाया है, बट ये है तो एक्चुअल में इल्यूस्ट्रेशन ही। ठीक है ना, तो एग्जाम में दिया रहेगा, डोंट वरी अबाउट इट, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है पूरा। तो भैया ये हो जाएगा, इस पे 9% का सीजीएसटी लगेगा, 9% का एसजीएसटी लगेगा, ये बात आगे हो गई है खत्म। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे, ये भी एक शानदार सा क्वेश्चन है। ठीक है, पुपली मैन्युफैक्चरर्स registered in New Mumbai is a manufacturer of footwear. It imports a footwear making machine from USA. इन्होंने USA से मशीन इंपोर्ट करी है। ठीक है, पुपली मैन्युफैक्चरर्स
Avails the service of Dada Logistics, a licensed custom broker with its office at Ahmedabad, in meeting all the legal formalities for getting the machinery cleared from custom station. ओहो, ये क्वेश्चन याद है क्या तुमको? अपन ने क्लास में करा था. डॉक ड्यूज, कस्टम ड्यूटी पेड, ठीक है, वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, उनकी बात, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है ये. ठीक है, देखो क्या हुआ. ये पुपली मैन्युफैक्चरर्स है, इन्होंने एक मशीन इंपोर्ट करी यूएस से. अब वो मशीन को छुड़वाने के लिए, मतलब कस्टम से क्लियर करवाने के लिए बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है जो कि एक बिजनेसमैन को नहीं पता होती है, या फिर उसको टाइम नहीं है उसके पास. तो उसने क्या करा, ये दादा लॉजिस्टिक्स एक ब्रोकर है, इसकी सर्विसेज लिया. अब ऑब्वियसली ब्रोकर इसके लिए पैसा चार्ज करेगा, और जो ब्रोकर उसके लिए पैसा चार्ज करेगा उस पर तो जीएसटी लगना ही है. ठीक है, साथ ही साथ देखो, पुपली मैन्युफैक्चरर्स ऑल्सो ऑथोराइजेस दादा लॉजिस्टिक्स to incur on its behalf the expense in relation to clearance of imported machine from the custom station and bringing the same to the warehouse at Mumbai. These expenses would be reimbursed by Pupli manufacturers to Dada Logistic on actual basis. मतलब ये प्योर एजेंट वाला क्वेश्चन है भाई. In addition, Pupli manufacturers will also pay the agency charges for the service rendered. और ये इनवॉइस आया हुआ है दादा का, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी वेयरएवर एप्लीकेबल. मतलब इसमें एक्चुअल वैल्यू दे रखी है, जीएसटी नहीं लगा रखा है. अब बताइए क्या होगा सर. जो खर्चे देखो, एक तो इसका एजेंसी का पैसा रहेगा, दूसरा ये एज अ प्योर एजेंट जो भी पैसा इनकर कर रहा है, जो भी खर्चा इनकर कर रहा है, वो भी रिएम्बर्स करवाएगा. ठीक है, तो प्योर एजेंट के केस में क्या था, अगर सेपरेट सेपरेट दे रखा है तो जितना वैल्यू है उस पर जीएसटी लगेगा. जो प्योर एजेंट के बिहाफ पे उसने काम करा है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगा. बराबर. अब देखो क्या है, एजेंसी चार्जेस, इस पे जीएसटी लगेगा. अनलोडिंग ऑफ मशीन एट कांडला पोर्ट गुजरात. मशीन कहाँ इंपोर्ट हुई है? अच्छा, मुंबई में लेके आना है. अब ये एजेंट का काम क्या था? एजेंट का काम था कि कस्टम स्टेशन में जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है उनको क्लियर करवाना, वो लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करना. इन्होंने उसको बोला भैया एक काम कर, वहां से अनलोड भी तू करवा ले, लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर और बाद में हमारे फैक्ट्री पे लाके छोड़ दे. ये आदमी बोलता है ठीक है साहब कर लेता हूं. 5 लाख रुपए इसने एजेंसी के चार्जेस लिए, इस पे जीएसटी लगने वाला है. बट बाकी के खर्चे, ये लोडिंग अनलोडिंग करवाना इसकी सर्विस का पार्ट है क्या? नहीं भैया, ये लीगल फॉर्मेलिटीज करने वाला एजेंट है, ये कस्टम ब्रोकर है, ये कस्टम से रिलेटेड काम करेगा, आपका सामान छुड़वाने का, आपका सामान छुड़वाने का काम करेगा. बाकी कोई और इसका जिम्मेदारी नहीं है. ये मशीन को अनलोड करना इसकी जिम्मेदारी नहीं है. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीन फ्रॉम कांडला पोर्ट टू दादा लॉजिस्टिक गोडाउन, उनके गोडाउन में लेके आना उसकी जिम्मेदारी नहीं है. ट्रांसपोर्टेशन थोड़ी इसके हाथ में है भाई. इसका काम क्या है? कस्टम से मशीन छुड़वाना, क्लियर करवाना, फिर अहमदाबाद से मुंबई में लेके आना, ये भी, इस पे भी जीएसटी नहीं आएगा. ठीक है, क्योंकि ये कंपनी का काम है, कंपनी का काम है. कस्टम ड्यूटी ऑन मशीन, ये ड्यूटी उसने भरा है अपने जेब से, वो हमसे रिएम्बर्स करेगा, हमारा काम है. पुपली मैन्युफैक्चरर्स का काम है, इस पे भी जीएसटी नहीं है. डॉक ड्यूज, इस पे भी जीएसटी नहीं है. ठीक है, पोर्ट चार्जेस, इस पे भी जीएसटी नहीं है. क्यों? ये सारी प्योर एजेंट की सर्विसेज है, ये उसने उनके बिहाफ पे इनकर करा है. होटल एक्सपेंस, हाँ यहाँ पे ओन इंटरेस्ट आ गया. होटल एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, फोन के एक्सपेंस, ये इंक्लूड है, ये इंक्लूड है, ये इंक्लूड है. तो 45 और 2 47, 47 97, 5,97,000 आया क्या वैल्यू? ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई 597. अब अगला क्या बोलता है? वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ दादा लॉजिस्टिक चार्जेस 13 लाख एज अ लमसम कंसिडरेशन फॉर क्लियरिंग इंपोर्टेड मशीनरी एंड लेके आने को. अभी अगर लमसम कंसिडरेशन चार्ज कर रहा है, सेपरेटली नहीं दिखा रहा है, मतलब क्या हुआ कि वो कस्टम ब्रोकर बोल रहा है साहब आप टेंशन मत लो, मैं लाके दे दूंगा, कस्टम से छुड़ा के आपके यहाँ पे लाके देने का पूरा इकट्ठा 13 लाख रुपए लूंगा. मतलब सेपरेट इनवॉइसिंग नहीं है,
कस्टम ड्यूटी भी मैं ही भरूंगा, जो भी है मैं ही भरूंगा, उसने सोच समझ के ही कोड दिया होगा, ठीक है ना। तो बोले वो केस में भैया फिर पूरे 13 लाख पे जीएसटी लगेगा, उस केस में पूरे 13 लाख पे जीएसटी लगेगा। अगर आप एट एक्चुअल्स ले रहे हो तो आप एजेंट हो, प्योर एजेंट हो, बट अगर आप अपने हिसाब से कोई लमसम कंसिडरेशन दे रहे हो, ठीक है, तो उस केस में जीएसटी पूरे अमाउंट पे लगता है, प्योर एजेंट एक्चुअल पे वसूल करता है, ठीक है। डन, आई होप ये हो गया होगा। अगला वाला क्वेश्चन, अभी अगला क्वेश्चन है ना बहुत शानदार है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज ये क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़िए। चलिए पढ़ लिया क्या आपने? अगर पढ़ लिया होगा तो आगे आ जाइए, नहीं पढ़ा होगा तो प्लीज पॉज करके एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ बल्क ड्रग इन दिल्ली, के ड्रग्स सप्लाई करते हैं, रजिस्टर्ड इन दिल्ली। इट मैन्युफैक्चरर्स बल्क ड्रग्स एंड सप्लाइज द सेम इन डोमेस्टिक एंड ओवरसीज मार्केट। ओवरसीज मार्केट मतलब शायद एक्सपोर्ट का केस हो सकता है। The bulk drugs are supplied within Delhi and in the overseas market directly from company's warehouse located in South Delhi. For supplies in other states of India, the company has appointed consignment agent in each state. अलग-अलग स्टेट में इन्होंने consignment agent अपॉइंट कर रखे हैं, तो हो सकता है एक सप्लाई ऑफ गुड्स टू एजेंट का भी कॉन्सेप्ट आ सकता है यहाँ पे। However, supplies in Gurgaon and Noida are directly affected, मतलब डायरेक्टली सप्लाई करते हैं, गुड़गांव नोएडा में पास में ही है वो। The drugs are supplied to consignment from ठीक है। Mahindra also provides drug development service to drugs manufacturer located in India. ये ड्रग्स भी बेचते हैं, प्लस अगर कोई मैन्युफैक्चरर है जिसको ड्रग डेवलपमेंट सर्विसेज लेनी है, मतलब ड्रग डेवलपमेंट कैसे होता है, ड्रग कैसे डेवलप करते हैं वो सीखना है, उससे रिलेटेड सर्विस वो भी देते हैं, मतलब सेल ऑफ गुड्स है एज वेल एज सेल ऑफ सर्विसेज है, इंक्लूडिंग टेस्टिंग ऑफ देयर न्यू ड्रग्स इन द लैब इन दिल्ली। कंपनी हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी के महीने की इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, ठीक है। एडवांस रिसीव्ड, एडवांस है सर, अगर गुड्स है ना तो गुड्स का एडवांस टैक्सेबल नहीं रहता, वो इनवॉइस के बेसिस पर टैक्सेबल होगा जब सप्लाई होगा तब, बराबर है। हाँ, सर्विसेज का एडवांस टैक्सेबल होता है, गुड्स का एडवांस नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 के वजह से टैक्सेबल नहीं होता है कि हमने टाइम ऑफ सप्लाई में कवर कर लिया है, ठीक है। एडवांस रिसीव टुवर्ड्स ड्रग डेवलपमेंट सर्विस, ये सर्विस के लिए इनको एडवांस मिला है कब? जनवरी में। प्रोवाइडेड टू हाइदर लिमिटेड अ ड्रग मैन्युफैक्चरर इन दिल्ली, ड्रग डेवलपमेंट सर्विस हैज बीन प्रोवाइडेड इन फरवरी, और इनवॉइस दिया है 28 फेब को, फेब में सर्विस दिया है और इनवॉइस दिया है 28 फेब को, पर एडवांस मिल गया है जनवरी में, तो जनवरी के ही वैल्यू ऑफ सप्लाई में ये टैक्सेबल हो जाएगा। जीएसटी में याद रखिएगा अपन मंथली निकालते हैं, एनुअली नहीं, ठीक है ना, तो जनवरी के महीने में ये टैक्सेबल हो जाएगा इन द जनवरी इटसेल्फ। एडवांस रिसीव्ड फॉर बल्क ड्रग टू बी सप्लाइड टू प्रताप मेडिकल्स, के प्रताप मेडिकल्स को ड्रग्स देने वाले, मतलब ये गुड्स में आ गए। अब ड्रग मतलब वैसा ड्रग मत समझो, मेडिसिन भी ड्रग्स ही होती है यार, ठीक है ना, आप ये मत समझ लो गांजा ही दे रहे। इनवॉइस इशू करा है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ ड्रग्स इन मार्च में देने वाले डिलीवरी, और मार्च में इनवॉइस इशू करा है, पर ये जनवरी महीने में टैक्सेबल होगा क्या? सर ये एडवांस फॉर गुड्स है, अभी टैक्सेबल नहीं होगा, टैक्सेबल ऑन कब? इन मार्च, मार्च में इनवॉइस दिया है तो मार्च में टैक्सेबल होगा, ठीक है, जनवरी में टैक्सेबल नहीं होगा। बल्क ड्रग टू होलसेल ड्रग डीलर इन दिल्ली, दिल्ली में ड्रग सप्लाई करा है, ये टैक्सेबल रहेगा, सप्लाई कर दिया ना जनवरी में, हाँ तो टैक्सेबल रहेगा। ड्रग सप्लाइड टू वुड्स मेडिकल आईएनसी यूएसए, यूएसए में अंडर बॉन्ड इन्होंने सप्लाई करा है, बॉन्ड में सप्लाई करा है, जीएसटी नहीं लगेगा, और पेमेंट इज रिसीव्ड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, ये एक्सपोर्ट का केस है, जीएसटी नहीं लगता। ये पहला वाला आएगा, दूसरा वाला नहीं आएगा, तीसरा वाला आएगा, चौथा वाला नहीं आएगा। पांचवा, ड्रग डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गोपाल लिमिटेड ड्रग मैन्युफैक्चरर इन दिल्ली, ये भी टैक्सेबल रहेगा, ठीक है, ये 5 टैक्सेबल रहेगा, कोई दिक्कत है इसमें?
अभी ये आगे देखो और क्या क्या दे रखा है, आगे देखो और क्या क्या दे रखा है। अरे बाप रे, बहुत ठंडी लग रही है भाई। आगे कंसाइनमेंट की डिटेल्स दे रखी है आपको। कंसाइनमेंट ऑफ बल्क ड्रग्स वेर सेंट टू कन्ना दावा प्राइवेट लिमिटेड, जो भी नाम होगा यार, कन्ना दावा प्राइवेट लिमिटेड एंड भरत मेडिकल्स, एजेंट ऑफ महेंद्रा महेंद्रा लिमिटेड इन पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, कन्ना दावे को दिया है जो पंजाब में है, और भरत मेडिकल्स को दिया है जो हरियाणा में है। ठीक है, सप्लाइड दिस ड्रग टू मेडिकल स्टोर्स लोकेटेड इन देयर स्टेट फॉर 60 लाख और 50 लाख। ठीक है, मतलब इसको दिया है कन्ना दवे, और आगे का पढ़ना पड़ेगा मेरे को लग रहा है, क्योंकि यहां से मेरे को ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने दो लोग को दिया है, कन्ना दवे है और दूसरा कौन है, भरत मेडिकल्स। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने स्टेट्स के अंदर ड्रग्स को, जो भी मेडिकल स्टोर्स है उनको सप्लाई करते हैं। मतलब ड्रग्स मत समझो, दवाइयां समझो डायरेक्टली। ठीक है, दवाइयां अपन दे रहे किसको, कन्ना दवा और भरत मेडिकल्स को, बराबर। और वो लोग उनके स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बेसिकली, बराबर है। हाँ, अब ये है एजेंट इनके, हाँ जी बिल्कुल एजेंट है, एजेंट है। और एजेंट क्या करता है, एजेंट आगे देता है, देखो क्या लिखा है, कन्ना दवा एंड भरत सप्लाइड दिस ड्रग टू द मेडिकल स्टोर्स लोकेटेड इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स फॉर 60 लाख एंड 50 लाख। मतलब हमने एजेंट को दिया, प्रिंसिपल ने एजेंट को दिया, और एजेंट ने आगे इसको बेचा है 60 और 50, 110 110 lakhs में। ठीक है, अब आपको कुछ लाइट लगे कि नहीं लगे मेरे को नहीं पता, पर अगर लगे होंगे तो अच्छी बात है। मैं आगे क्वेश्चन पढ़ता हूं। बल्क ड्रग्स हैव बीन सप्लाइड टू राजेंद्र मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड, इनको भी एक ड्रग सप्लाई करा गया है, अ होलसेल डीलर ऑफ ड्रग्स इन गुड़गांव, फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 15 लाख। 15 लाख रुपए के लिए इनको हमने ड्रग दिया है। महेंद्र ओन 60% ऑफ राजेंद्र, भगवान बचाए, 60% होल्डिंग है। मतलब भैया ये कौन है, ये है रिलेटेड पर्सन, रिलेटेड पर्सन है। अब रिलेटेड पर्सन है मतलब क्या करेंगे सर, वो आपको देखना पड़ेगा। ओपन मार्केट वैल्यू इज 30 लाख, ओपन मार्केट वैल्यू 30 लाख है। फर्दर राजेंद्र इज नॉट एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, फुल आईटीसी नहीं मिलता उसको, फुल आईटीसी नहीं मिलता, तो फिर क्या करेंगे, ओपन मार्केट वैल्यू लेंगे। नहीं, नॉर्मली तो ओपन मार्केट वैल्यू लेते हैं, रिलेटेड पर्सन है, कौन सा रूल है, रूल है 28, और ये एजेंट है उसका रूल है रूल 29, एजेंट का रूल है रूल 29 बच्चा। प्रिंसिपल टू एजेंट, और एजेंट आगे बेचा 110 लाख में, रूल 29 लगता। बस बाकी सब कुछ हो गया। अब मेरा ड्रग्स पे है 2.5%, 5% का जीएसटी, 5%, और डेवलपमेंट सर्विसेज पे है 18%। बस खत्म हो गई बात, अपना क्वेश्चन बन गया भैया, अपना सब रेडी है। ठीक है, डन। अब मेरे को क्या चेक करना है, अभी यहां तक मैंने क्या चेक कर लिया कि भैया किस पे जीएसटी लगना है, किस पे जीएसटी नहीं लगना है। अब मैं चेक करूंगा कि सीजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, बराबर। तो ये दिल्ली के हैं। सबसे पहले हैदर लिमिटेड को दिया है जो कि दिल्ली में है। दिल्ली कितना है, 5 लाख, ये हो गया इंटरस्टेट सप्लाई। तो 5 लाख का क्या दिया है, सर्विसेज दिया है। 5 लाख का 18%, 90,000, 5 लाख का 18%, 90,000, 45,000 का सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा। सेकंड, ये तो एडवांस में सप्लाई करा है, इस महीने टैक्सेबल ही नहीं है, अगले महीने भरना पड़ेगा इस पे जीएसटी, मार्च में भरना पड़ेगा। फिर दिल्ली में ही ड्रग्स सप्लाई करे हैं 60 लाख के, तो ड्रग्स का रेट है 5%, सर्विस का है 18 और ड्रग्स का है 5%। 60 लाख का 5%, 60 लाख का 5% हो गया 3 लाख। ओ सॉरी, हाँ बराबर है, 60 लाख का 5% हो गया, ये 60 लाख की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। 60 लाख का 5% हो गया 3 लाख।
3 लाख में सीजीएसटी, दिल्ली का आदमी है ना, दिल्ली वाले को बेचा है 1.150, एक 1.5 लाख सीजीएसटी, 1.5 लाख एसजीएसटी। ओके, फिर ये एक्सपोर्ट है, इस पे तो कोई जीएसटी नहीं है। फिर अगला 6 लाख की ड्रग डेवलपमेंट सर्विस दिया है, 6 लाख का 18% निकालो, कितना होता है? 18 इंटू 5 90, 108 होगा, 1,08,000 किसको है? दिल्ली में दिया है, तो 54,000 आएगा बराबर। ये हो गया अपना। अब उसके बाद में जो इन्होंने कन्ना दवा और भरत मेडिकल्स को दिया है प्रिंसिपल एजेंट, 110 लाख में बेच रहा है आगे, तो 110 लाख का 90%। अरे फर्दर सप्लाई है, वो 110 लाख में 60 लाख और 50 लाख में जो आगे बेच रहे हैं, वो क्यों दे रखा है तुमको नलायको? ए भाई, ये सेम क्वेश्चन तुम्हारे बुक में है, उसमें से देखो छोटा हो गया वाले, ठीक है। ये प्रिंसिपल ने एजेंट को दिया और एजेंट गया आगे कस्टमर को बेच रहा है, थर्ड पार्टी को, अनरिलेटेड पर्सन को, कितने में? 110 लाख में। तो प्रिंसिपल ने जो एजेंट को सप्लाई करा वो कितना होगा? 110 लाख का 90%, 99 लाख। ये क्या हो जाएगा? मार्केट वैल्यू, सॉरी, वैल्यू ऑफ सप्लाई, और इस पे जीएसटी लगेगा 5%। 99 लाख का 5% करो भाई तुम जल्दी, 99 1 2 3 4 5 इंटू 5%, ये हो गया 4,95,000। और दोनों केस में आईजीएसटी लगेगा, दोनों एजेंट बाहर के हैं, तो कोई लफड़ा ही नहीं है दोनों को साथ में करने के लिए। नहीं तो क्या करता था मैं, अगर अलग अलग लगता था ना सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो मेरे को करना पड़ता 60 लाख इंटू 90%, 54 लाख का 5% अलग से दिखाना पड़ता, और 50 लाख इंटू 90%, मतलब ये हो गया 45 लाख का 5% अलग से दिखाना पड़ता। बट ये दोनों दूसरे स्टेट में तो कोई लफड़ा ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद किसको बेचा? राजेंद्र मेडिकल को बेचा। इन्होंने बेचा है राजेंद्र मेडिकल को। राजेंद्र कौन है? रिलेटेड पार्टी है। रिलेटेड पार्टी वाले केस में रूल लगता है रूल 28, और रूल 28 में फर्स्ट प्रोविजो तो फर्दर सप्लाई का है, सेकंड प्रोविजो है कि अगर फुल आईटीसी अवेलेबल है तो इनवॉइस प्राइस को ही आप वैल्यू ऑफ सप्लाई मान सकते, पर यहां पे बोल दिया कि फुल आईटीसी अवेलेबल नहीं है और फर्दर सप्लाई राजेंद्र कर नहीं रहा है, तो फिर प्रोविजो तो लगेंगे नहीं। तो फिर रूल 28 में क्या बोलता है? पहला क्या बोलता है? ए पॉइंट बोलता है अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है तो ओपन मार्केट वैल्यू, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो लाइक एंड काइंड क्वालिटी, और तीसरा दोनों हाथ उठा लिए 28 ने, बोले 30-31 के पास जाओ, पर यहाँ पे ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है कितनी है भैया? 30 लाख की। अब राजेंद्र कहाँ है? देखो गुड़गांव में, हरियाणा, और दिया क्या है इसने? ड्रग्स दिए हैं, मतलब 5% वाला है, तो 30 लाख इंटू 5%, 1.5 लाख। 1.5 लाख में सीजीएसटी आईजीएसटी आ जाएगा 1.5 लाख का, ठीक है। देखो अभी, अब देखो मैंने ना इसमें क्या कर रखा है कि आंसर है और नीचे उसका लॉजिक है, और सिर्फ इसी केस में आपको मैंने सॉर्ट करके दे रखा है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन 7 मार्क के लिए आना इस बहुत मुश्किल, इसमें सब डाल दिया है, एक्सपोर्ट भी डाल दिया है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देना है ना तो उसमें से 2-3 चीजें वो निकाल देंगे। जैसे इसमें 7 पॉइंट्स है ना प्रॉपर, तो 7 में से 3 या 4 पॉइंट रखेंगे, क्योंकि वर्किंग नोट के भी तो मार्क्स देने हैं ना, तो 4 पॉइंट्स रखेंगे या 5 पॉइंट्स रखेंगे जो 7 मार्क का आ सकता है। इसमें देखो क्या क्या चेक करा, सर्विस पे एडवांस ऑन सर्विस, एडवांस ऑन गुड्स, ये थर्ड वाला पॉइंट हटा देंगे, वेस्ट है पॉइंट। ये एक्सपोर्ट पे जीएसटी नहीं लगता, वो भी चेक कर लिया, ठीक है। तो अगर मेरे को अगर ये 7 मार्क का क्वेश्चन बना रहता ना, तो मैं पहला पॉइंट डालता, दूसरा डालता, तीसरा एक्सपोर्ट का भी डालता, ये 6th वाला डालता, और ये 7th वाला डालता। ये ड्रग डेवलपमेंट सर्विस सप्लाई करिए, ये वेस्ट है, और ये दिल्ली में होलसेलर्स को बेचा है, ये भी वेस्ट है। तो ये 5 पॉइंट डाल के मैं बढ़िया सा 7 मार्क का क्वेश्चन
बना लेता तो मजा आ जाता था। ठीक है, डन है। ये आ गया आंसर। सर आपने पूरा सॉल्व नहीं करा, पूरा कंप्यूट करके बताओ। अभी मैं पूरा कर तो रहा हूँ क्वेश्चन बैंक डिस्कशन, लोग वो भी नहीं करते और बहुत टाइम जाएगा। ये मेरे को करके, ये करके क्या करना है? ये तो आप भी कर सकते हो, फाइनल में आ गए हो अभी, बच्चे थोड़ी रहे। हाँ, अब देखो ये भी क्वेश्चन, ये अगेन कहाँ दे रखा है आपको? ये आपको दे रखा है वैल्यूएशन रूल में। ये वैल्यूएशन रूल में नहीं, मैंने इसको आपको सप्लाई में करवा दिया था। क्यों करवाया था सप्लाई में? क्योंकि मेरे को आपको इसमें सप्लाई में पढ़ाना था। वही, ये वो पॉइंट है, टॉलरेटिंग, बर्दाश्त करना, agreeing to obligate, to refrain from an act, to do an act और to not to do an act। इस सप्लाई ऑफ सर्विस 7(1) के हिसाब से ये सर्विस है, कुछ करना, कुछ ना करना, कुछ बर्दाश्त करना। ठीक है, यहाँ पे नॉन कम्पीट की बात आ रखी है, देखो 45 लाख दिए, अग्रीइंग टू नॉट प्रोवाइड टेक्निकल सर्विस टू एनी अदर बिजनेस एंटिटी इन इंडिया और अब्रॉड फॉर अ पीरियड ऑफ 8 लाख। ये क्या है? नॉन कम्पीट फीस है, नॉन कम्पीट फीस, इस पर जीएसटी लगता। ठीक है सर, फिर ये वैल्यूएशन में क्यों दिया है? क्योंकि ये 45 लाख जो दिए है ना, इसके ऊपर अलग से जीएसटी नहीं चार्ज करते, तो 45 लाख इज ट्रीटेड एज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी और उसका रिवर्स कैलकुलेशन रूल 35 के हिसाब से होता है। इसके लिए इन्होंने रूल 35 में ये वाला क्वेश्चन डाल दिया था। ठीक है, अब मैंने क्यों डाला कि भाई एक बार रिवीजन हो ही जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। एबीसी बोलती है कि इस पे चार्ज जीएसटी नहीं लगेगा। अरे बाहुले हो क्या? गलत है तुम्हारा, करेक्ट गलत है तुम्हारा। ठीक है, अगर जीएसटी अलग से कलेक्ट नहीं कराए तो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानते हैं, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा रिवर्स कैलकुलेशन से। ठीक है, चलता हुआ आगे, मैं ये नहीं करवा सकता, मौत आ जाएगी अपने को। शंकर टेक्समाको, ये देखो नाम तो इतने गंदे देते ना, STPL, तमिलनाडु में इनका रजिस्टर्ड ऑफिस है। ये डाइंग मशीनरी बनाते हैं। इट मैन्युफैक्चर्स एंड इंस्टॉल्स द मशीनरी एट द प्लेस ऑप्टेड बाय द बायर। जहां आप बोलोगे वहां पे मशीन लाके आपको इंस्टॉल करके दे देंगे। फॉर ईच मशीन मैन्युफैक्चर्ड इट गेट्स अ सब्सिडी ऑफ 3 लाख। इनको 3 लाख की सब्सिडी मिलती है, पता नहीं कहां से मिलती है, कहीं लिखा नहीं है, गवर्नमेंट से मिलती है, तो ये एक्सक्लूड नहीं होंगी, या फिर मैं बोलूं ये इंक्लूड होंगी। तो ये 3 लाख माइनस नहीं करने गए, 3 लाख की सब्सिडी मिल रही है इनको, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूर्णी डायर्स इनका तमिलनाडु में है, मतलब तमिलनाडु इन्होंने मशीन ऑर्डर करी है जो कि पालघट केरला में इंस्टॉल करनी है। लोकेशन ऑफ सप्लायर तमिलनाडु। मशीन इंस्टॉल कहां होंगी? मशीन इंस्टॉल कहां होंगी? केरला में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगा केरला, तो ये बन जाएगा इंटर स्टेट सप्लाई। ये फर्क पड़ता है जब आप सारा का सारा पढ़ते हो। अगर कोई झिंडू माम बच्चा बोले कि सर प्लेस ऑफ सप्लाई एग्जाम में डायरेक्टली तो आता नहीं है, मैं पढ़ूंगा ही नहीं, फिर वो यहाँ पे झामलते बैठ जाएगा कि भैया क्या होने वाला है, बैठ बोमलते बेटा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन सिंपल है आगे का। आगे का क्वेश्चन लाइफ सॉर्टेड है भैया, अपनी लाइफ इज सॉर्टेड। बेस प्राइस ऑफ द मशीन 25 लाख आएगा भैया, ये ऐड हो जाएगा। फॉर ईच मशीन देयर इज अ सेपरेट हैंडलिंग कॉस्ट 50,000, ये भी ऐड हो जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा। ये कैलकुलेटर में आप ऐड करते चलो, 25 लाख 50,000 हो गया। एडिशनल वारंटी दिया 20,000 की, 1 साल एक और एक्सटेंड करने की, ये भी वैल्यू ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया ये पहले दिया है ना सप्लाई करते वक्त, एडिशनल वारंटी पहले लगती है, तो ये इंक्लूड हो जाएगा वैल्यू में। 80,000 की कॉस्ट है, चार्ज बाय STPL विच इज मेड बाय PDL, पूर्णी डायर्स लिमिटेड ने दिया है 80,000, ये भी ऐड हो जाएगा। 2% का डिस्काउंट दिया है अगर पेमेंट 1 महीने में करा तो। अगर पेमेंट नहीं करा है तो डिस्काउंट जो है वो चले जाएगा, प्लस 18% का इंटरेस्ट भी आएगा। अच्छा, ये जो मॉड्यूल है ना आपके मॉड्यूल में ये इंटरेस्ट का कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करा था, छोड़ दिया था उन्होंने। मैं बताता हूँ क्या बोल के छोड़ा था, मैं बताता हूँ आपको क्या बोल के छोड़ा था, पर मैंने उसको इंक्लूड कर लिया भैया, क्योंकि आधा अधूरा देना मेरे को जमता नहीं है।
मशीन वॉज सप्लाइड ऑन 21 नवंबर, 21 नवंबर को मशीन सप्लाई करी थी और इनवॉइस सेम डे इशू हो गया था, मतलब नवंबर महीने में। और इन्होंने एक्चुअल पेमेंट कराए 10 जनवरी को, ठीक है। ट्रांजैक्शन ठीक है, ठीक है, ठीक है। 12% का जीएसटी का रेट है, ऐसी बात यहाँ पे कर रखी है, ठीक है। एक मिनट ना, हाँ जी, ये क्वेश्चन मैंने चेक करा, जब जून 18 में क्वेश्चन आया था ना, ये एज इट इज था, बट इसका आंसर गलत दे रखा है सजेस्टेड के अंदर। वैसे तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, बट इसका आंसर गलत दे रखा है। इसके आंसर में क्या कर रखा है वो भी बताता हूँ। देखो अभी यहाँ पे क्या बोला है कि कैश डिस्काउंट 2% का था, ठीक है, अगर पेमेंट आप महीने भर में कर रहे हो। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ सिर्फ यहाँ कैश डिस्काउंट लिखा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम ये मान ले कि कैश में अभी के अभी डिस्काउंट दिया। अरे ये डिस्काउंट की कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि भैया आपको 1 महीने में पेमेंट करना पड़ेगा, जब वो 1 महीने में पेमेंट करेगा तब डिस्काउंट दिया जाएगा। और इसी टाइप की बहुत सारी कंडीशंस हमने पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में देखी थी, अगर आपको याद होगा तो। क्यों मैं बता रहा हूं, ये मैं आपको जस्टिफिकेशन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसका आंसर मैं बदलने वाला हूं। और हमने ये बहुत सारे जगह पे देखा है जहां पे सेम टू सेम डायलॉग है कि कैश डिस्काउंट देते हैं, सिर्फ कैश नहीं लिखा होता है उसमें, डिस्काउंट दिया है, अगर 1 महीने में पेमेंट करा, अगर पेमेंट नहीं करा तो भैया डिस्काउंट नहीं मिलेगा। उसमें दे रखा था कि भैया उसने 45 दिन में पेमेंट करा तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, बराबर है। अब यहाँ पे ये डिस्काउंट अभी देगा क्या? पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है। और अगर मान के चल लो अभी डिस्काउंट दे भी दिया, अगर अभी डिस्काउंट दे भी दिया और बाद में आप क्रेडिट नोट से वापस कर रहे हो, तो ये बंदे ने पेमेंट करा ही नहीं है, पेमेंट वॉज नॉट मेड, टाइम के अंदर पेमेंट करा ही नहीं है, तो ये डिस्काउंट एक्सक्लूड होगा ही नहीं। अब इन्होंने जो दे रखा है वो भी समझाता हूं मैं आपको कैसे है, ठीक है। तो देखो पहले तो अपना बेसिक प्राइस आएगा, हैंडलिंग चार्जेस आएगा, एडिशनल वारंटी आएगा, इंस्टॉलेशन कॉस्ट आएगा, और जो सब्सिडी है वो अदर देन गवर्नमेंट मिली है तो ऐड हो जाएगा। ये भी, इसमें भी एक डिबेट वाला मैटर है कि भैया ये ऐड कैसे करा, क्योंकि आपने जो बता रखा है कि 25 लाख बेस प्राइस है, ये आफ्टर सब्सिडी है कि नहीं है ये भी नहीं बताया है। और क्वेश्चन में सीधा बोल दिया कि सब्सिडी मिल रही है 3 लाख की। अब आंसर में दे रखा है कि किसी फॉरेन एंटरप्राइज से सब्सिडी मिली है। सजेस्टेड आंसर में क्या दे रखा है कि किसी फॉरेन एंटरप्राइज से सब्सिडी मिली है। अरे भैया क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ बोला है एसटीपीएल को सब्सिडी मिली है 3 लाख की, और फिर ये फॉरेन एंटरप्राइज से मिली, आपने कहां से अज्यूम करा? कम से कम आप ये अज्यूम कर लो कि अदर देन गवर्नमेंट है, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। अदर देन गवर्नमेंट अगर आप बोल रहे हो तो उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है अपने को, ठीक है। अब इस केस में मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए ये बता देता हूं। इंस्टीट्यूट ने क्या दे रखा है ये भी बता देता हूं। इंस्टीट्यूट ने दे रखा है कि ये जो सब्सिडी मिली है इसको ऐड कर दिया। मेरे हिसाब से क्वेश्चन में ज्यादा अच्छे से क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड होना थी। अब जिस अटेम्प्ट में आ गया ना, उस अटेम्प्ट में बच्चा बेचारा रोएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही क्लियर नहीं था। और जब क्वेश्चन क्लियर नहीं रहता तो आप कुछ अजम्पशंस करते हो। अब हो सकता है ये अजम्पशंस आपके मैच हो जाए उनके साथ, या हो सकता है उनने अलग अजम्पशन लिया है, आपने अलग अजम्पशन लिया है, तब डिफरेंस आएगा जिसके लिए बच्चे रोते हैं, ठीक है। ये 4-5 अटेम्प्ट में एक आध क्वेश्चन ऐसे आता ही है, उसको कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब इन्होंने सब्सिडी ऐड कर दिया ये मान के कि भैया ये सब्सिडी माइनस नहीं होनी चाहिए थी। मतलब इन्होंने ये माना है कि जो 25 लाख का प्राइस है ये सब्सिडी को छोड़ के है, इट इज एक्सक्लूडिंग सब्सिडी, ठीक है। मतलब सब्सिडी माइनस करने के बाद का है तो सब्सिडी ऐड बैक कर दिया, यहां तक तो ठीक है, ये जस्टिफाइड है, मैं समझ सकता हूं। ये जो डिस्काउंट आपने माइनस करा ना 25 लाख का 2% 50,000, ये मैं बिल्कुल भी समझ नहीं सकता हूं। अब एक्सप्रेशन जो है दे रखा है वो है डिस्काउंट सप्लाई के वक्त दिया था और इनवॉइस में रिकॉर्ड हो गया तो डिडक्टिबल है। वेदर और नॉट अवेल्ड लेटर इवन दो पेमेंट वाज डिलेड सप्लायर कैन इशू डेबिट नोट फॉर रिवर्सल प्लस इंटरेस्ट। मतलब जो सप्लायर है वो ये 50,000 को रिवर्स कर देगा बाद में, ठीक है ना। डेबिट नोट इशू करेगा कि भैया मैंने तुमको डेबिट किया है। क्रेडिट नोट में क्या इशू करते हैं कि मैंने तुमको क्रेडिट किया है, मतलब पैसा कम हुआ है। अगर पैसा बड़ा है तो डेबिट नोट इशू होगा, अगर पैसा बड़ा है तो डेबिट नोट इशू होगा, ये फाइनल में आपको समझना चाहिए।
अरे वो आदमी जिसको उधार सामान दिया वो अपने एसेट्स में है, डेबिट बैलेंस है, वो डेटर है अपना। हाँ, तो अपने बुक्स में वो 24,50,000 का था डेटर। अब 50,000 से और डेटर को बढ़ा दिया इसलिए डेबिट करा। ऐसा डेबिट नोट इश्यू करेगा, ऐसा ये सप्लायर डेबिट नोट इश्यू करेगा, ठीक है। खैर एक हद तक ये मान भी सकता हूँ मैं, पर ये गलत है। ये उन्होंने जो दिया है उसको समझा रहा हूँ। अब उन्होंने ये जो इंटरेस्ट है ना, ये बिल्कुल भी नहीं दिया है। ये इंटरेस्ट दिया ही नहीं है। इंटरेस्ट दिया ही नहीं है। ये इंटरेस्ट मैंने कैलकुलेट करके बताया कि भैया उन्होंने पैसा कितना लिया था, 24,50,000। सर कैसे? अरे 25 लाख की मशीन थी, उसमें से 50,000 का डिस्काउंट है, तो मशीन का 24,50,000 ही लिया है। सर बट ये हैंडलिंग चार्जेस ये जो अपन ने ऐड करा है उसका क्या? अरे वो तो हम ऐड कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी। सप्लायर के लिए, सप्लायर ने कितने में मशीन बेची? 25 लाख में, जिसमें से 2% का डिस्काउंट दिया, 24,50,000 की मशीन बेची है। सप्लायर के हिसाब से बाकी खर्चे तो अलग है, ठीक है। हाँ, तो 24,50,000 पे 50 दिन का इंटरेस्ट निकला है। 21 नवंबर से लेके तो 10 जनवरी तक 50 दिन का इंटरेस्ट है। 18% इंटू 50, ये इंटरेस्ट का अमाउंट आया। अब यहां पे एक डाउट आपको और अराइज होगा कि सर ये तो पर मंथ है और पार्ट देयर ऑफ लिखा है। नहीं, यहां पे सीधा लिखा है 18% पर एनम का इंटरेस्ट रेट है। अब जब अपन बचपन में पढ़ते हैं इंटरेस्ट, तो वहां पे पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ, जैसे 1 महीना और 4 दिन है तो अपन 2 महीना मान लेते, 1 क्वार्टर और 6 दिन है तो अपन इसको 2 क्वार्टर मान लेते। तो वो तब की बात है जब लॉ में इंटरेस्ट लग रहा है। यहाँ पे इंटरेस्ट कौन लगा रहा है? सप्लायर लगा रहा है रेसिपिएंट को। तो सप्लायर जब रेसिपिएंट से इंटरेस्ट लेगा ना, तो वो एक्चुअली डे वाइज लेता है, 18% पर एनम। ये पूरे 365 दिन का है। तो हम निकाल रहे हैं 24,50,000 पे 18% के हिसाब से इंटरेस्ट। कितने दिन का? जितना दिन लेट दिया है। याद रखिएगा, अगर 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 सप्लायर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो डे वाइज कैलकुलेट होगा वो, ठीक है। ये आंसर इन्होंने दे दिया है। अब इसके बाद में ये अगेन यहां से थर्ड से जो लेके आगे का लिखा है वो मैंने लिखा है, ये इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया था, ठीक है। ये सब्सिडी का दे दिया उनने। सब्सिडी अदर देन गवर्नमेंट मिली है और प्राइस को ऐड हुई है कि अगर ये गवर्नमेंट से रहती थी तो प्राइस में ऐड नहीं होती थी, क्योंकि वहां पे सिर्फ लिखा था ना सब्सिडी मिली है 3 लाख की। तो हमने ये अज्यूम करा है कि अदर देन गवर्नमेंट है। अगर अदर देन गवर्नमेंट है तो ये ऐड होनी चाहिए, इनने ऐड कर दिया है। पर ये कहीं बोला नहीं है कि वो 25 लाख माइनस करने, सब्सिडी माइनस करने के बाद का प्राइस है जिसको अभी वापस से ऐड कर रहे हो, ठीक है। दिक्कत समझ रहे हो आप? हाँ। उसके बाद मशीन का जो टाइम ऑफ सप्लाई है, ये मशीन की टोटल वैल्यू आ रही है 25 लाख, 50,000, 70,000, 80,000। ये हो गया 26, 26, 50 और 3, 3950। 39, सॉरी, उसमें से 50 और माइनस होगा डिस्काउंट का। तो 29 लैक्स जो मशीन की प्राइस है उसका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा डेट ऑफ सप्लाई, जब इनवॉइस करा, जब मशीन सप्लाई करी है। और जो इंटरेस्ट का टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा दैट वुड बी डेट ऑफ रिसीट ऑफ इंटरेस्ट, जब एक्चुअली पैसा मिल रहा है वो टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा। ये ऐसा इनके हिसाब से, मतलब ये जो मैंने आगे का कैलकुलेशन करा है ना, ये अज्यूमिंग इंस्टीट्यूट ने जो 50,000 का डिस्काउंट दिया है वो सही दिया है, ये अज्यूम करके है। बट अगर आप मेरी बात मानो ना, तो मैं बता रहा हूं क्या होगा। अब सर आपकी जो बात माने हैं वो आपने यहाँ पे क्यों नहीं दिया? क्योंकि फिर वो तकलीफ हो जाती है, बच्चा वो नोट से कंपेयर करता है, वो बोलता है सर तुमने गलत दिया, इसलिए। अभी सुनो, मेरे हिसाब से ये 50,000 माइनस नहीं होता था। मेरे हिसाब से ये 50,000 डिस्काउंट माइनस नहीं होता था। अभी बाद में डेबिट नोट वगैरह देने का कुछ काम नहीं है, ठीक है। तो अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाता था 25, 2550, 2650 और 3, 2950, 29,50,000, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई आता था। और जो मेरा इंटरेस्ट आता था वो आता था 25 लाख का 18% इंटू 50 डिवाइड बाई 365। 25 लाख पूरे पे लेता था ना, इंटू 18% इंटू 50 डिवाइड बाई 365।
61,643 का इंटरेस्ट आता था मेरा, ठीक है, मेरा इंटरेस्ट इतना आता था, तो मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई वुड बी, गुड्स का रहता था 2950 और उसमें जो इंटरेस्ट है वो ऐड हो जाता था 61,643, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट जो 61,643 है, उसमें इंटरेस्ट में भी मेरे को रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ता था, डिवाइडेड बाय 118%, तो ये मेरा हो जाता था 52,240, तो मेरा टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई आता था 30,02,240 और उस पे मैं जीएसटी लगाता था 5,40,403, ठीक है। मैंने क्या अलग करा है, पहली चीज मैंने ये 50,000 का डिस्काउंट माइनस नहीं करा है, इसके लिए मेरा 2950 आया। फिर इंटरेस्ट जो मैंने कैलकुलेट करा है वो पूरा 25 लाख पे करा है, क्योंकि भैया डिस्काउंट मिल ही नहीं रहा है, इंटरेस्ट पूरे 25 लाख पे लगेगा ना, 18%, 50 इतना इंटरेस्ट आएगा। फिर मैंने ये करा है कि भैया 61,643 को इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मान के रिवर्स कैलकुलेशन करा है और ये मेरा वैल्यू आया और फिर इस टोटल वैल्यू पे जीएसटी लगाया हुआ है, ठीक है। ये मेरे हिसाब से सही आंसर है और यही सही आंसर है। सर इंस्टीट्यूट ने गलत दिया, अरे भाई एक आध बार गलती हो गई है, माफ कर दो यार। और सर कैश डिस्काउंट है, अरे कैश डिस्काउंट कब मिलता, नॉनसेंस हो गया तुम, मैं पागल आदमी समझ रहा है तुम मेरे को, तुमको मैं पागल लग रहा हूं तुमको मैं, कैश डिस्काउंट कब मिलता है, जब आप हाथों हाथ कैश देते हो। एक महीने के बाद पेमेंट देने वाला है आदमी और उसको आपने अभी अभी कैश डिस्काउंट दे दिया, कुछ भी हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, लॉजिकली गलत है ये, फंडामेंटली गलत है ये, लॉजिक छोड़ दो, फंडामेंटल ही गलत है। कैश डिस्काउंट तब मिलता है जब कैश का पेमेंट करते हैं, इन कैश पैसा दिया तब कैश डिस्काउंट देते हैं। और यहां पे अगर ये भी मान ले कि सर उसने एक महीने के अंदर पैसा दिया इसलिए डिस्काउंट दिया है उसको, तो वो भी जब देगा तब होगा, और ये केस में तो उसने पैसा दिया भी नहीं है, गलत जवाब है, गलत जवाब है, समझे। हाँ, अब आप पे है, आपको क्या फॉलो करना है, मैंने दोनों बता दिया, मेरा लॉजिक है, ये इंस्टीट्यूट ने दे रखा है, और प्लस इंस्टीट्यूट का जो आंसर है ना उसके अंदर ये डिलेड पेमेंट का जो इंटरेस्ट है ना, ये पॉइंट भी उन्होंने नहीं दिया है, उन्होंने डायरेक्ट 2950 कर दिया है, खत्म बात। प्लस ये इंटरेस्ट को ये जो 6493 करा है ना, ये टोटल अमाउंट मान के इस पे जीएसटी लगाया हुआ है, ये भी अमाउंट यहां पे भी मैंने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ये मान के करा है कि एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, इसके ऊपर अलग से जीएसटी लगने वाला है, बट वो भी सही नहीं है। एम आई क्लियर? ठीक है, चलो डन। और इसमें कोई नया पॉइंट था? कोई नया पॉइंट नहीं था, बस नई गलती थी इंस्टीट्यूट की जो मैंने आपको बता दिया। Done. अगला क्वेश्चन, ये होमवर्क है, मतलब ये मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूं, मैं आपको ऊपर ऊपर से पढ़ के बता देता हूं। जेनिथ प्राइवेट लिमिटेड कौन है? रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर है, कैबिनेट भेजते हैं फ्रेम्स को, कौन है फ्रेम्स? एक जॉब वर्कर है, ठीक है, 50 लाख के कैबिनेट्स भेजे हैं जॉब वर्कर को 28 जनवरी 2025 को, ओके। The scope of job work included mounting the steel cabinet on a metal frame and sending the mounted panel back to Zenith. The metal frame is supplied by Frame and Company which has agreed. देखो क्या बोल रहे हैं, ठीक है, जेनिथ और दूसरा है फ्रेम्स। जेनिथ वाले अपने स्टील के कैबिनेट्स फ्रेम वालों को देते हैं, ये फ्रेम वाला जॉब वर्कर है और ये जेनिथ है प्रिंसिपल, मतलब ये अपना हो गया सप्लायर, जॉब वर्क की सर्विस देने वाला, और ये हो गया रेसिपिएंट। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे का पढ़ेंगे। इन्होंने जेनिथ वालों ने इनको स्टील कैबिनेट्स दिए 50 लाख रुपए के, वर्थ 50 लाख, डिलीवरी चालान क्योंकि सप्लाई है नहीं, जॉब वर्क के लिए मूवमेंट कर रहे हैं, और अगर मूवमेंट करना है तो भैया बनाना पड़ेगा कोई तो डॉक्यूमेंट, तो इन्होंने डिलीवरी चालान बनाया है, जीएसटी इनवॉइस नहीं इशू कराए।
द स्कोप ऑफ जॉब वर्क इंक्लूडेड माउंटिंग द स्टील कैबिनेट ऑन द मेटल फ्रेम। ये फ्रेम्स वाले क्या करने वाले हैं, जो स्टील कैबिनेट्स इनको जेनिथ ने दिया है उसको माउंट करने वाले मेटल फ्रेम पे, एंड सेंडिंग द माउंटेड पैनल, ये जो पैनल बनेगा वो जेनिथ को वापस करना है। तो वापस करने की मैंने आपको देखो क्या क्या बता रखा है जॉब वर्क के बारे में। जब जेनिथ से सामान यहां जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस वो जॉब वर्कर का काम नहीं है, ठीक है। प्लस जेनिथ वाले अगर कुछ मटेरियल दे रहे हैं फ्रेम्स वालों को, तो वो भी जॉब वर्कर की वैल्यूएशन में नहीं आता। तीसरी चीज, जॉब वर्कर जो यहां से सामान यहां पे वापस भेजेगा वो जॉब वर्कर की वैल्यू में ऐड होगा। अगर जॉब वर्कर अपना खुद का मटेरियल इंक्लूड करेगा तो वो भी जॉब वर्कर की वैल्यू में ऐड होगा। एंड लास्ट चीज, ये जॉब वर्कर मटेरियल यूज तो कर रहा है बट इसका प्राइमरी नेचर जो है उसको सर्विस बोलते हैं। तो इवन इफ जॉब वर्कर ने अपना मटेरियल यूज भी करा है तो भी इट वुड बी कैटेगराइज्ड इन द कैटेगरी ऑफ सर्विस, ठीक है। वही सारे क्वेश्चंस है। द मेटल फ्रेम इज टू बी सप्लाइड बाय फ्रेम एंड कंपनी which has agreed to a consideration of 5 लाख for the entire mounting including the supply of metal frame। ये कितना चार्ज करने वाले, 5 लाख। जेनिथ इनको क्या देने वाला है, कैबिनेट। कैबिनेट को ये फ्रेम पे माउंट करके पैनल बनाने वाले फ्रेम्स लिमिटेड, जिसके लिए पैसा चार्ज करेंगे 5 लाख, मतलब जॉब वर्कर के चार्जेस हो गए 5 लाख रुपए, ठीक है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माउंटिंग एक्टिविटी मेटल वेस्ट इज जनरेटेड which is sold for 45,000। ये जनरेट हुआ है वेस्ट जो 45,000 में बेच लिया है। फ्रेम्स सेंड द स्टील कैबिनेट 31/12 को भेज दिया है। ओह 31/12/2025, अच्छा ठीक है। मेटल फ्रेम का 28 है, वेस्ट का 12 है और स्टैंडर्ड का 18% है। आपको जीएसटी लाइबिलिटी बतानी पड़ेगी। पहली चीज, मेटल फ्रेम्स पे अलग से जीएसटी नहीं लगेगा। मेटल फ्रेम्स का जो कॉस्ट है वो ये 5 लाख में इंक्लूड हो जाएगा। अगर 5 लाख अलग से चार्ज करता था 5 लाख के अलावा तो वो भी वैल्यू में ऐड हो जाता था। पहली बात, नेचर ऑफ सप्लाई क्या है, ये जॉब वर्क है। सर स्टील फ्रेम्स दी है ना, स्टील फ्रेम्स दी है तो वो तेरे जॉब वर्क का ही पार्ट है। इट इज माउंटिंग का जॉब है, ठीक है ना, इट इज माउंटिंग का जॉब है, इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। सर गुड्स, ये जो जेनिथ फ्रेम्स वाला है वो अपनी फ्रेम्स खुद यूज कर रहा है तो भी वो सर्विस ही रहेगा। ये मैंने आपको बचपन में भी बता दिया है, ठीक है। प्लस मैंने आपको बताया ये जो जेनिथ वाला स्टील कैबिनेट सप्लाई कर रहा है उसका वैल्यू टॉप वर्कर की वैल्यू में नहीं आएगा। क्या क्या बताई थी, 4 चीजें। पहला, जेनिथ की फैक्ट्री से फ्रेम्स तक ले जाने का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस टॉप वर्कर की वैल्यू में नहीं आता। दूसरा, जेनिथ ने जो मटेरियल इनको दिया है वो भी जॉब वर्कर की वैल्यू में नहीं आता। जॉब वर्कर की वैल्यू में क्या आता, पहला जितना उनने जॉब वर्क का चार्ज लिया है वो आता। दूसरा, जो मटेरियल वो खुद खरीद रहे हैं अगर उसके लिए अलग से पैसा लगा रहे हैं इनसे तो वो आता। और तीसरा, जो सामान यहां से यहां भेजना है उसके चार्जेस है वो अगर अलग से लिए तो वो भी आते हैं, ठीक है। बेसिकली जो जॉब वर्कर की जिम्मेदारी है वो उसके वैल्यू में आएगी, जैसे जो जॉब वर्क की सर्विस है वो देना, दूसरा फ्रेम्स लाना और तीसरा सामान यहां पे भेजना, ठीक है। सर्विस जॉब वर्क इंक्लूडिंग मेटल फ्रेम्स, उसको माउंटिंग की सर्विस ही बोलेंगे। सर्विस बोल के क्लासीफाई होगा पूरे 5 लाख। अब अपने केस में फ्रेम्स वालों ने सिर्फ 5 लाख लिया है, फ्रेम का पैसा अलग से नहीं लिया, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा अलग से नहीं लिया, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई वुड भी 5 लाख पूरा, ठीक है। उन्होंने जो जॉब वर्क में जो वेस्ट आता है वो बेचा, उसका क्या सर, तो भाई वो तो अलग प्रोसेस है, वो अलग सप्लाई है, ठीक है। वो इनमें से माइनस नहीं होगा, वो इसमें से माइनस नहीं होगा, वो अलग बेचा है, वो अलग सप्लाई है, उस पर 12% लगेगा। तो जॉब वर्क चार्जेस पे 18%, मेटल पे 12%, ये ऐसे टोटल जीएसटी की लाइबिलिटी उनकी बनेंगी। डन है, ओके। 8th वाला क्वेश्चन मैंने लिखा है इजी सेल्फ प्रैक्टिस, आप खुद कर लेना, मैं आपको बता देता हूं। प्रीमियम फॉर ओनली रिस्क कवर 100% वैल्यू ऑफ सप्लाई है, इसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई रहती है 100%, पूरा रिस्क है। इन्वेस्टमेंट पे जीएसटी नहीं लगता, वैल्यू वाले पोर्शन पे जीएसटी लगता है। अगर इन्वेस्टमेंट अलग बताया हुआ है, वैल्यू का रिस्क का अलग बताया हुआ है, तो रिस्क वाले पे लगेगा, इन्वेस्टमेंट वाले पे नहीं लगेगा। बट अगर सिर्फ रिस्क वाला इंश्योरेंस है, गए तो पैसा मिलेगा नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, वो पूरा का पूरा
100% वैल्यू में आएगा। और न्यू पॉलिसी सब्सक्राइबर ये वो चीज़ है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना है और रिस्क कितना है ये अलग से बताया हुआ नहीं है। तो पहले साल में 25% वैल्यू रहता है और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स रिन्यूअल में 12.5% वैल्यू रहता है। और अगर सिंगल पॉलिसी है तो 10% वैल्यू ऑफ सप्लाई होता है। कर लेना 37 100%, ये 55 लाख का 25% वैल्यू है, ये 12.5% है और 1,35,00,000 का 10% है। ये वैल्यू ऑफ सप्लाई आ गया, इस पे जीएसटी लगेगा। ठीक है, मैंने बता दिया है तुमको ये। क्वेश्चन 9th पसंद वाला, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक्शनेबल क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम नॉर्मल डेटर, एक्शनेबल क्लेम अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम निगेटिव लिस्ट में है, जीएसटी नहीं लगता, निगेटिव लिस्टेड है। कमीशन रिसीव्ड एज रिकवरी एजेंट फ्रॉम एनबीएफसी, ये बसंत को कमीशन मिला है क्योंकि बसंत ने किसी एनबीएफसी को रिकवरी एजेंट की सर्विस दिया था। तो यहाँ आरसीएम लगता है कि इसके वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं आएगा, इसको इस पे जीएसटी नहीं भरना है, ये आरसीएम का आइटम है, बराबर है। तीसरा, he got permission from municipal authorities to build 7-floor building in Bangalore, but he agreed to build only three floors and received 22 lakh as compensation from Ranjit Construction, a neighboring housing project which wants to protect its sunlight. अरे भैया, हमको 10 फ्लोर की बिल्डिंग बनाने का परमिशन मिला था, पर हमने 3 ही फ्लोर की बनाया। क्यों? क्योंकि अगर मैं 10 फ्लोर की बनाता था ना तो इधर से सूरज आ रहा था, बाजू वालों को सूरज नहीं दिखता था। तो उनने बोला भैया तुम 3 ही फ्लोर बनाओ। मैंने बोला भैया मेरा नुकसान हो जाएगा, तो बोले ठीक है 22 लाख रुपए ऊपर से ले लो। ये क्या है? सर्विस है। मैंने नॉन परफॉर्मेंस करा है किसी और के लिए। टू डू एन एक्ट और टू नॉट डू एन एक्ट इज सर्विस। ये 22 लाख रुपए पे जीएसटी लगता है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम जीएसटी लिमिटेड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ अ क्लासिकल डांस। मेरे को पता नहीं क्यों तो लग रहा है ये क्वेश्चन अपन ने कहीं तो सॉल्व करे भाई। क्लासिकल डांस परफॉर्म करा बसंत ने, क्या टैलेंटेड आदमी है। देखो, पहले रिकवरी एजेंट था, फिर बिल्डर बन गया, अभी क्लासिकल डांसर बन गया। 199 वैल्यू में ऐड होता है, 1.5 लाख के ऊपर का टैक्सेबल है। फ्यूमिगेशन इन वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, अब ये टैक्सेबल हो चुका है, अब ये टैक्सेबल हो चुका है। ठीक है ना, पहले 2 टैक्सेबल नहीं है, मतलब दूसरा वाला टैक्सेबल है बट अपन नहीं देने वाले, आरसीएम लगेगा उस पर। ठीक है। कमीशन consideration received for 1 month rate from a registered individual for renting of residential dwelling for use as a residence। आपने अपना वो दिया है उसको किराए पे, वो रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड पर्सन को आपने कमर्शियल स्पेस दी है। तो भैया यहाँ पे जीएसटी कौन से बेसिस पे लगेगा बताइए? रेंटिंग में जीएसटी लगेगा आरसीएम पे, आरसीएम पे लगेगा। इन्होंने तो आरसीएम का ही बता रखा है, तो भैया ये भी टैक्सेबल नहीं है। उसके बाद 7th वाला देखो, इसने फोर्टिफिकेशन की सर्विस दिया था कर्नाटक गवर्नमेंट को, सर्विसेज गवर्नमेंट को दिया, काहे के लिए? गवर्नमेंट इसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम में बांटने वाली है। अब बचपन में मैंने आपको ये पढ़ाया था, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है एग्जाम्शन में, एग्जाम्शन के भी सर्कुलर्स में पढ़ा रखा है मैंने बेटा तुमको ये, कि अगर आप गवर्नमेंट अथॉरिटी या गवर्नमेंट के एंटिटी को सर्विस दे रहे हो in relation to a function entrusted to them under article 243G और W, म्युनिसिपैलिटी या लोकल अथॉरिटीज को, सॉरी म्युनिसिपैलिटी या पंचायत को सर्विस दे रहे हो। अब लोगों में खाना बंटवाना ये उनके फंक्शंस में आता है, तो उसके लिए आपने सर्विस दिया। तो 2 चीजें माफ थी, पहला था प्योर सर्विस माफ है, दूसरा था कंपोजिट सप्लाई भी माफ है अगर उसमें वैल्यू ऑफ गुड्स 25% या लेस है। पर यहाँ पे वैल्यू ऑफ गुड्स कितनी है? 48%, तो ये भैया टैक्सेबल हो जाएगा, ये भैया टैक्सेबल हो जाएगा। गॉट इट? तो दे लगा है टैक्सेबल है, डन। ये अगला बकवास सा है। एक डीलर है, उसने नई गाड़ी बेचा 11 लाख में, ठीक है ना, ब्रांड न्यू गाड़ी बेचा। ही एडवर्टाइजेस दैट अपनी पुरानी गाड़ी बेचो अगर नई गाड़ी खरीदते हो तो। मतलब अरे भाई नया गाड़ी बेचने का इसका धंधा है, ये न्यू कार का डीलर है, पर ये लोगों से ना उनकी पुरानी कार ले लेता है, क्योंकि जब लोग नई कार लेते हैं तो पुरानी कार इसको दे देते, ठीक है ना। तो एक आदमी ने
पुरानी कार बेचा इसको, फिर ये डी ने न्यू कार उस आदमी को बेच दिया 9 लाख में। अब ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि भैया 11 लाख माइनस 2 लाख, 9 लाख पे जीएसटी लगा दो मार्जिन स्कीम लगा के। अरे मार्जिन स्कीम देखा था ना अपन ने, रूल 32 सब रूल 5 सेकेंड हैंड डीलर, उसको मार्जिन स्कीम लगती है। ये आदमी बोल रहा है मेरे को 9 लाख पे जीएसटी लगाओ। ए भाई पागल है क्या? वो मार्जिन स्कीम किसको रहती है? यूज्ड एसेट वाले को, यूज्ड एसेट के डीलर को रहती है। और तू यूज्ड एसेट का डीलर नहीं है, तू नई गाड़ियां बेचता है, तेरे को भैया पूरे वैल्यू पे जीएसटी लगेगा। ये एलिजिबल नहीं है, डिपार्टमेंट सही बोल रहा है कि पूरे वैल्यू पे लगेगा, तेरी गलत बात है बेटा। डन। अब ये क्वेश्चन दे रखा है मैंने, ठीक है, ये क्वेश्चन सेल्फ स्टडी बेस्ड है। अब आपको पहले ही बता देता हूं, इतना बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है। ये जो इतना बड़ा ब्रह्मांड दे रखा है ना, ये आता नहीं है। इसमें क्या क्या दे रखा है देखो, इसमें पहले मशीन की प्राइस बता रखी है 40 लाख, फिर हैंडलिंग चार्जेस वो भी ऐड होंगे, इंस्टॉलेशन 1 लाख वो भी ऐड होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आगे वाले की जिम्मेदारी है, किसकी, बायर की, रेसिपिएंट की, वो ऐड नहीं होगा। एडिशनल वारंटी कॉस्ट ऐड होगा, जो इसको किसी और से डीएफ कंपनी से ग्रांट मिली है, सब्सिडी मिली है, वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। और फिर डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखो यहां पे जो इन्होंने कैलकुलेशन करा है ना, वो सेम करा है, कौन सा, उस क्वेश्चन जैसा जो गलत कर रखा था। तो इसके वजह से ना मेरे को कभी कभी ऐसा भी लग रहा है कि भैया वो जो कर रहे हैं ना, वो इनने पैटर्न बना रखा है, बट वो कॉन्सेप्ट गलत है कि भैया अगर आप 15 दिन में पेमेंट दोगे तो मैं आपको 2% कैश डिस्काउंट दूंगा। तो वो कब दिया जाएगा? जब आगे वाला आदमी 15 दिन में पेमेंट देगा तब हम डिस्काउंट देंगे। या फिर ऐसा हो सकता है ये लोग क्या करते होंगे कि भैया पूरा डिस्काउंट अभी दे दिया, 15 दिन में पेमेंट नहीं आया तो उसको आगे से डेबिट नोट भेज दिया और इंटरेस्ट लगा दिया। सेम ये क्वेश्चन भी सेम वही पॉइंट बता रहा है, ये क्वेश्चन भी सेम वही पॉइंट बता रहा है। अब जब मैंने ये पॉइंट देखा ना, तब मेरे को लगा भैया ठीक है, इसमें कुछ तो दम है। मतलब इन्होंने भी आंसर में वैसे ही करा है, डिस्काउंट माइनस करा है, ठीक है, बाद में डिस्काउंट वापस ले लिया उनसे, इंटरेस्ट कलेक्ट किया और वैल्यू मतलब जो इंटरेस्ट है प्लस डिस्काउंट मिलके पैसा वापस वसूल करा है। तो इस टाइप में मेरे को लगा था कि भैया ठीक है यार, थोड़ा तो कुछ दम बन जाएगा। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी। अपन ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ रखे उसके अंदर अगर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है तो अभी आप उसको माइनस कर ही नहीं सकते हो। बट यहाँ पे इनने बोल रहा है इनवॉइस में रिकॉर्ड कर लिया इसलिए माइनस कर रहा हूँ यार। इसी चीज के वजह से मैंने इसको अपने बुक के अंदर रखा था, ठीक है। तो आपसे गुजारिश है इसको एक बार पढ़ लीजिए। बट क्या इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है? नॉट फॉर 7 मार्क, 7 मार्क के लिए नहीं आ सकता। तो अनलेस एंड इंस्टीट्यूट डिसाइड करे कि हम अपना मार्किंग पैटर्न चेंज कर रहे हैं, अब क्वेश्चन 10 मार्क का लेंगे, तो ये 10 मार्क के क्वेश्चन की लायकी रखता है, ठीक है। ये 10 मार्क का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अभी का नहीं है मॉड्यूल में, ये क्वेश्चन तब का है जब 10 मार्क के क्वेश्चंस आया करते थे, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये। तो अभी का ये क्वेश्चन है नहीं, तो ऐसे लोड मत लेना कि यही क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। हाँ चलो ये कर लेना आप। और ये हैरी वाला ये तो बकवास है, एक एजेंट है जो अपना बिजनेस आसनसोल वेस्ट बंगाल से करता है। नेचर ऑफ बिजनेस बीइंग ऑपरेटेड बाय हरी इज दैट ऑफ सेलिंग प्रिंटर्स, प्रिंटर बेचता है ये जंबो। मॉडल नंबर बुर्ज खलीफा, प्रिंटर का नाम है, मॉडल नंबर है प्रिंटर का बुर्ज खलीफा। और किसको बेच रहा है? टॉम क्रूज को बेच रहा है 74,000। ऑन सेंडिंग द रिकॉर्ड्स टू हिज प्रिंसिपल हियर हैरी पॉटर का एजेंट है, ये पॉटर है, प्रिंसिपल है, इसका एजेंट है हैरी। और ये हैरी बेच रहा है टॉम क्रूज को। वाओ, क्या बेच रहा है? प्रिंटर, प्रिंटर का नाम है बुर्ज खलीफा, 74,000 का। On sending the record to his principal, he realized there is an error in invoice raised while selling the jumbo printer to Mr. Tom Cruise.
बाय मिस्टेक द अमाउंट ऑफ 45,000 हैज बीन इंक्लूडेड इन द इनवॉइस विच बिलोंग्स टू वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। अच्छा, मतलब इसने प्रिंटर बेचते हुए जो 74,000 का बेचा है ना, इस 74,000 में उसने कितना अमाउंट 45,000 गलती से ले लिया, जो किसका है, वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का है। अब वो कैसा है प्रिंटर के प्राइस में, ये कैसा आ गया ये सोचो मत, ऐसा कैसे हो सकता है। अरे बुर्ज खलीफा नाम का प्रिंटर ही नहीं होता है, जब वो हो गया तो ये तो हो ही सकता है। तो ये 45,000 तो उसको किसको देने थे, वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को। उस केस में वो कौन है, प्योर एजेंट है, तो वो तो आएगा ही नहीं है, वो आना ही नहीं है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई बचेगा कितना, 29,000। ये बेसिकली प्योर एजेंट की सर्विसेज है, उसने गलती से क्या करा था, इंक्लूड कर लिया था, जो कि इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो जीएसटी लगेगा 29,000 का 18%, वो 45,000 का अमाउंट इंक्लूड नहीं करना है। डन है, ओके। अब रही लास्ट वाली बात, बस एक ही चीज जो मेरे को लग रही है बार बार, ये इंटरेस्ट वाला पॉइंट। आप देखिए क्या करना है, मैंने आपको दोनों तरीके से सही आंसर निकाल के बता दिया है, ठीक है। जैसा इंस्टीट्यूट देती है वैसा मैंने अपने सॉल्यूशन में दिया है, और मेरे को क्या लगता है वो मैंने आपको उधर बताया हुआ है। अब आप चाहो तो दोनों अजम्पशंस दे सकते हो, अगर गलती से क्वेश्चन में ऐसा पकड़े गए तो, है ना। बट जो मैंने पूरे पिछले 4-5 सालों के पेपर्स देखे, उसमें मेरे को ये समझ में आया एक चीज वैल्यूएशन में, कि फाइनल में आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन नहीं आता है, फाइनल में आपको क्वेश्चन आता है वैल्यूएशन रूल्स का। अब सर ये आपने क्यों डाला, तो बेटा मैंने ये इसलिए डाला क्योंकि ये मॉड्यूल में दे रखा है, ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है आपके, उसको आप नहीं करोगे तो कैसे होगा ना। तो इसलिए मैंने दे तो रखा है, बट अगेन मेरे को डीपली इनसाइड क्या लगता है, अगर आप रिवीजन करने का सीक्वेंस देख रहे हो ना, तो उसमें अपन ने पहले रिवाइज करना चाहिए वैल्यूएशन रूल्स, बाद में वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैसे ही वैल्यू ऑफ सप्लाई कॉन्सेप्चुअली वो छोटा है, एक ही सेक्शन है, और उसके बाद में वैल्यूएशन रूल्स को आप रिवाइज कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। और वैल्यूएशन रूल्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं भाई, डायरेक्ट। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बोला था ना, ये वाला क्वेश्चन देखिए, सीएमए फाइनल दिसंबर 22 का क्वेश्चन है ये। इससे तगड़ा क्वेश्चन उन्होंने अभी इंटरमीडिएट में पूछ लिया, जो मैंने आपको क्लास में नोट्स में डाल रखा है, इससे तगड़ा क्वेश्चन है वो। अब ये क्वेश्चन 8 मार्क का आ गया है, ठीक है, अभी 7 मार्क का आएगा नए स्कीम में। बस मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख के दे दिया आंसर्स, नोट्स नहीं दिए है, आपको नोट्स लिखने पड़ेंगे कि रिस्क कवर में क्यों 100% प्रीमियम मानते, क्यों, मतलब ये लिखना पड़ेगा कि भैया रिस्क परसेंट में प्रीमियम सिर्फ 100% रहता है, या शायद ऐसे भी करके हो जाएगा, थोड़ा नीचे वर्किंग नोट देना पड़ेगा, है ना। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई 1 2 3 पूरा खत्म हो गया। अब बहुत सारी चीजें मॉड्यूल में ऐसी है ना जो उन्हें बहुत बड़े लेवल पे दे रखी है, मैंने उसमें से हर एक चीज कवर कर लिया है। बट अगेन आई वुड रेकमेंड कि भैया आप क्या पढ़ना है, पहले आपको प्राइमरी क्या है, प्राइमरी इज वैल्यूएशन रूल्स, और उसके भी बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा कुछ भारी का, बहुत भारी का मंत्र नहीं आ रहा है, अब समझ रहे हो, बहुत भारी का मंत्र नहीं है कुछ भी, बेसिक है। तो पहले बेसिक बहुत तगड़ा कर लो। मैंने सर्कुलर्स पढ़ाए, मेरे को पता है, मैंने 1 घंटा पढ़ाया, सॉरी 1 लेक्चर पढ़ाया, ठीक है, ओके। इसके बाद अगले सेशन में हम चालू करने वाले क्या क्या, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आपको याद होगा तो अपन ने इंटरमीडिएट में पढ़ा था 16, 17, 18, ये तीनों है। 19 जॉब वर्कर का है, 20 और 21 आईएएसडी का है, जॉब वर्कर का है। तो ये 16, 17, 18 जनरल है, 19, 20, 21 है। ये इतना अपना कंप्लीट हो जाएगा। मेरे हिसाब से इसको लगने चाहिए 1 लेक्चर, 2 लेक्चर, 3 लेक्चर, आधा लेक्चर, और ये आधा लेक्चर, जो कि मेरे को लगता होगा नहीं। ये दोनों मिला के मान लो ना, ये आईएसडी वाला थोड़ा ज्यादा भी लंबा खींच सकता हूं मैं, अगर मेरे को लगा तो। ये दो मिला के प्लस इसी के साथ में मैं वो यूटिलाइजेशन पढ़ाता हूं। सीजीएसटी के साथ क्या यूज हो सकता है, तो ये जो पेमेंट वाला जीएसटी है ना, पेमेंट ऑफ जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट है, वो मैं
आईटीसी के साथ में ही पढ़ाता हूँ, तो अपने को इफेक्टिवली 5 लेक्चर के आसपास लगेंगे आईटीसी के लिए। 5 लेक्चर के आसपास, 5 लेक्चर में अपना काम हो जाएगा। फिर 1 लेक्चर में सर्कुलर सारे और 1 लेक्चर में क्वेश्चन बैंक। तो ये एक हफ्ता जाएगा। आज संडे है, मंडे टू संडे। नेक्स्ट वीक विल पैक अप विद आईटीसी, पूरा का पूरा A to Z डिटेल कंप्लीट क्वेश्चन बैंक, सर्कुलर्स, लसन, अदरक, कांदा भजा सब के साथ। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं मॉर्निंग में। तब तक प्लीज शेयर जरूर कर देना जो बच्चा इसको यूट्यूब पे देख रहा है अपने दोस्त भाई बहन के साथ।